हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9th वाले देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का आगे का चैप्टर है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति अपन ने पढ़ चुकी थी, जो कब हुई थी 1789 में हुई थी। उसके बाद आगे रोज की जिंदगी कैसे चल रही थी। रोजाना की जिंदगी मतलब रोज की जिंदगी, ठीक है। फ्रांस के जो लोग थे उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी, क्या राजनीति, लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक को बदल सकती है। जो भी क्या राजनीति ना, उन्हें क्या बताया है, क्या राजनीति, लोगों का पहनावा, बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया, ठीक है। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके बाद कई राजनीतिक लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और उन्होंने क्या किया, नए फ्रांस को बनाने का सोचा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। फिर लिखा है बास्तील के विध्वंस मतलब जब बास्तील जो एक क्षेत्र था फ्रांस का, वह क्या हो गया था, विध्वंस मतलब समाप्त हो गया था। उसके बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति का मतलब होता है कि जो भी मतलब सेंसरशिप मतलब होता है एक ही समाज के या एक ही कास्ट के, ठीक है। मतलब पुर्तगाली राजा है तो पुर्तगाली शासक है, तो उसकी जो उस राजा है उसका जो शासन चल रहा है उसके सभी सरकारी पदों पर पुर्तगाल के ही लोग बैठे हैं, वो क्या कहलाता है, सेंसरशिप। मतलब एक राजा जिस समाज से है उसके सभी उस शासन के सभी जो पद हैं सरकारी, उन सभी में पुर्तगाली लोग ही कार्य करेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाता है, सेंसरशिप। उस समय क्या हुआ था, जो कानून आया था उसमें क्या कर दिया था, इस सेंसरशिप को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और संस्कृत गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारी द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जा सकता था। मैंने बताया आपको, जो भी क्या होता था, अखबार, कागज, है ना, नाटक, जो भी गतिविधियां आती थी उसको सबसे पहले कहाँ देना पड़ता था, सेंसर अधिकारियों मतलब राजा के जो भी सेंसर अधिकारी रहते थे उनके पास भेजा जाता था। यदि वो उसे पास नहीं करते थे तो वो जो भी अखबार, नाटक थे वो राजा के पास नहीं जाते थे और प्रकाशित नहीं हो पाते थे। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार दे दिया था। आपने बताया था हमने, नेशनल असेंबली बनाई गई थी। नेशनल असेंबली की एक मांग थी कि सभी व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, है ना, अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसे क्या कहा गया था, नैसर्गिक अधिकार कहा गया था। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहर में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों में छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तन ब्यौरा और उन पर टिप्पणियाँ होती थी। जो भी पत्र पत्रिकाएं आती थी, जो कहाँ कहाँ जाती थी, गांव देहात सब जगह घूमती थी, है ना, मतलब छापी जाती थी। और वो कहाँ पहुंच गई थी, जगह जगह, है ना, गांव देहात पहुंच गई थी, जिसमें क्या था, फ्रांस में घट रही जो भी घटनाएं थी और जो भी परिवर्तन ब्यौरा था, जो भी नियम कानून वहाँ लाए थे, उन सभी का वर्णन किया गया था। फिर प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस में असंख्य लोग जाने लगे। जो भी नाटक होते थे, जो भी संगीत होते थे और जो भी उत्सव वाले कार्य होते थे ना, रैलियां निकलती थी, उनमें क्या होने लगे, बहुत से लोग जाने लगे या भाग लेने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और
उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताब को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। अब आगे क्या होता है 1804, ठीक है। आगे देखिए सारांश ना, इस अध्याय का क्या सारांश था। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, क्वेश्चन आता है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कैसे हुआ बना या समझाइए, ठीक है। तो 1804 में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया, मतलब खुद को राजा बना दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। पहले तो 1804 में वह राजा बन गया, और राजा बनने के पश्चात ही उसने क्या कर दिया, आसपास के जो यूरोप, ये कहाँ का, फ्रांस यूरोपीय देश है, और उसने क्या कर दिया, आसपास के देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी, मतलब उनसे लड़ने के लिए, उनसे उन पर विजय पाने के लिए यात्रा शुरू कर दी, ठीक है। अब ये राजा कब बना था, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट राजा कब बना था, तो 1804 में। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों को ही हाथ दे दी, ठीक है। क्या किया था, उसने कई राज्यों को जीता था, क्षेत्रों को जीता, और पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बना दिए और उन सभी की बागडोर अपने खानदान के ही लोगों को दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोपीय के आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था, मतलब नेपोलियन जो था वो यूरोप के आधुनिकरण, मतलब जो नया यूरोप बना है, यूरोप के आधुनिकरण का जन्मदाता मानता था। अग्रदूत मतलब मैं हुई यूरोप का आधुनिकरण का जन्मदाता हूँ, है ना, अग्रदूत हूँ। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई, ठीक है। उसने क्या क्या किया था, निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या क्या बनाए थे, कानून बनाए थे, मतलब खुद की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए थे, नियम बनाए थे, और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक प्रणाली भी चलाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले नेपोलियन ने क्या अपनाया था, कौन सी पद्धति अपनाई थी, दशमलव पद्धति, जिसके द्वारा क्या किया जाता था, वस्तुओं को नाप तोल की जाती है, वस्तुओं की नाप तोल की जाती थी। शुरू में बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, नेपोलियन कैसा लगता था, मुक्तिदाता, कि वह हमको मुक्त करा देगा, है ना, उससे जनता की स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। जब पहले नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद जागी कि नेपोलियन क्या था, हमारा मुक्तिदाता है, वह हमें स्वतंत्र करा देगा, हमें इस गुलामी से मुक्ति करा देगा। उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सीमाओं को लोग हमलावर मानने लगे, मतलब जब उम्मीद बढ़ गई थी लेकिन कुछ समय बाद लोग उसे हमलावर मानने लगे ना। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हत्या हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया, ठीक है। उसकी हत्या क्यों की गई थी, इसका जो पता है लोगों को काफ़ी समय के बाद पता चला, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के प्रचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। स्वतंत्रता और जनवादी मतलब लोगों के जो अधिकार थे और जो स्वतंत्रता थी वह फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इन कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, ठीक है। औपनिवेशिकों समाज ने संप्रभु राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे, ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ से थे, ये कर्नाटक से थे, और राजा राम मोहन राय, ठीक है,
जो क्रांतिकारी थे ये भी कहाँ चले गए थे, फ्रांस में चले गए थे। और उनके उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले ये दो ठोस उदाहरण थे। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हो गया है। अब आपको इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ हम पहुंचा देंगे। इस अध्याय को आप दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो भी डाउट हो आप क्लास में आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट अध्याय जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।